नमस्कार, डीवी लाइव ब्रेकिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता और मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद हैं अमलेंदु जी। और आप सभी दर्शकों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली एक बार फिर से। और क्योंकि आज दिवाली का दिन है, सभी तरफ त्योहार की खुशियां हैं, त्योहार मनाया जा रहा है, आप सभी मना रहे हैं, हम भी यहाँ मना रहे हैं। लेकिन इसी बीच आज एक और चीज़ है जिसके लिए हर कोई आज इंदिरा गांधी को याद कर रहा है, क्योंकि आज उनकी शहादत का दिन है और इसी के लिए पूरा देश उन्हें आज नमन कर रहा है। और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी सभी उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे, जिसकी तमाम तस्वीरें सामने आई हैं। देश उन्हें आज याद कर रहा है। आज का दिन एक तरह से दिवाली की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं खुशी का दिन है, लेकिन इसी तरह से अगर क्योंकि शहादत का भी दिन है तो ऐसे में इंदिरा गांधी को याद करके, पूर्व प्रधानमंत्री थी हमारे देश की, उनको याद करके सभी की आंखें एक तरह से नम भी हो रही हैं। तो उसी को लेकर मैं चाहूंगी कि जो राहुल गांधी पहुंचे हैं उसके तमाम वीडियोस आ रखे हैं सोशल मीडिया पर, वो हम देखना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को दिखाएंगे उसके बारे में, उस पर हम थोड़ी सी चर्चा भी कर लेते हैं। अमलेंदु जी, क्या कुछ है आज को लेकर, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। एक तो आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी का शहादत दिवस है और आज ही उनकी शहादत हुई थी, तो इसको लेकर आज तमाम देश जो है वो कृतज्ञ राष्ट्र स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी को याद कर रहा है। राहुल गांधी आज पहुंचे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, प्रियंका गांधी ने उसको लेकर ट्वीट किया है। तमाम इस तरीके के विजुअल्स आ रहे हैं और इंदिरा गांधी को याद किया जा रहा है। इसी के साथ साथ आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जो देश के प्रथम गृहमंत्री थे, उनका आज जन्मदिन है, जयंती है, तो उनको भी कृतज्ञ राष्ट्र जो है वो याद कर रहा है। अंशिता जी, हाँ, तो इसी बीच जैसे कि आपने इसका जिक्र किया है तो मुझे याद आया है कि अभी पीएम मोदी गुजरात पहुंचे और वहां पर उन्होंने बयानबाजी की, वहां पर भाषण दिया। लेकिन उनके भाषण में सबसे ज्यादा जो आश्चर्यचकित करने वाली बात थी वो एक तो ये थी कि उन्होंने शहादत पर एक भी शब्द नहीं बोला, जिसकी अब आलोचना हो रही है, तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं लोगों की आ रही हैं। और उसके साथ एक शब्द सुनाई दिया उनके भाषण में, बार बार उन्होंने जिक्र किया अर्बन नक्सल शब्द का। तो अब ये सवाल यहां पर उन्होंने ये कहा कि अर्बन नक्सल को पहचानना है, पहचानिए कि अर्बन नक्सल कौन है। तो अब एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो गया है कि आखिर वो बात किसकी कर रहे हैं। क्या अर्बन नक्सल कौन है वो लोग जिनके बारे में बात कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं आप हैं, हम हैं, यहाँ तमाम लोग हैं, हम जैसे लोगों को तो कहीं अर्बन नक्सल नहीं कहा जा रहा है। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है जिस पर अब पीएम मोदी अपने बयान पर गिरते जा रहे हैं, क्योंकि आज एक बड़ा दिन था, शहादत का दिन था। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में एक शब्द नहीं कहा अपने पूरे भाषण में। सिर्फ और सिर्फ वो उसी तरह से राजनीति करते हुए नजर आए, उसी तरह से सिर्फ एक बार फिर से उसी तरह की चीजें उनके बयानों में नजर आई। और सबसे ज्यादा बड़ी बात जो अर्बन नक्सल, उन्होंने कहा कि अर्बन नक्सलों को पहचानना है, तो आखिर किसके बारे में वो बात कर रहे थे, इसी पर हम यहां चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हम सुन लेते हैं कि पीएम मोदी ने कहा क्या था। ये लोग संविधान और लोकतंत्र का नाम लेते हुए भारत के जन जन के बीच में भारत को तोड़ने का काम कर रहे हैं। अर्बन नक्सलियों के इस गठजोड़ को, इनके गठजोड़ को हमें पहचानना ही होगा। और मेरे देशवासियों, जंगलों में पनपा नक्सलवाद, बम बंदूक से आदिवासी नौजवानों को गुमराह करने वाला नक्सलवाद जैसे जैसे समाप्त होता गया, अर्बन नक्सल का नया मॉडल उभरता गया। हमें देश को तोड़ने के सपने देखने वाले, देश को बर्बाद करने के विचार को लेकर के चलने वाले, मुंह पर जूठे नकाब पहने हुए लोगों को पहचानना होगा, उनसे मुकाबला करना ही होगा। साथियों, आज हालत यह हो गई है कि आजकल एकता की बात करना तक गुनाह बना दिया गया है। एक समय था जब हम बड़े गर्व के साथ स्कूल, कॉलेज में, घर में, बाहर सहज रूप से एकता के गीत गाते थे।
जो पुराने लोग हैं उनको पता है हम क्या गीत गाते थे। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। ये गीत गाए जाते थे। आज की तारीख में कोई ये गीत गाएगा तो उसको अरबन नक्सलों की जमात गालियां देने का मौका पकड़ा। अब पीएम मोदी ने जो ये बयान दिया, ये जो भाषण दिया, उसमें सबसे ज्यादा, जैसे कि मैंने अभी कहा, चर्चा इस बात की हो रही है कि पूरे भाषण में उन्होंने इंदिरा गांधी की शहादत पर एक शब्द भी बोलना जरूरी नहीं समझा और इसके तर वो आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाने के उपलक्ष्य में वहां पहुंचे थे। तो अब इस पर भी विपक्ष ने उन्हें घेर लिया है और विपक्ष अब हमलावर है, बहुत प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। तो क्या कुछ जानकारी है आपके पास अमलेंदु जी? एक तो ये है कि अंशिता जी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब पहुंचे और उन्होंने जिस तरीके से सरदार पटेल को याद किया और अरबन नक्सल की बात कही, तो अरबन नक्सल कौन है ये भी उन्होंने बताया। अरबन नक्सल का मतलब उन्होंने पढ़े लिखे लोगों को बताया, बुद्धिजीवियों को अरबन नक्सल बताया। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पढ़े लिखे लोगों को, बुद्धिजीवियों को अरबन नक्सल मानते हैं और मूर्खों को क्या वो समझते हैं तो क्या उन्हीं के सरदार हैं वो, जो बार बार कहा जाता है। तो अब ये पता नहीं नरेंद्र मोदी क्या चाहते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि एक तो पूरे अपने भाषण में नरेंद्र मोदी ने स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी को याद नहीं किया। उनका ट्विटर हैंडल में पूरा चेक कर रहा हूँ, 12 घंटे पहले तक कोई भी एक शब्द पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की शहादत के बारे में नरेंद्र मोदी ने नहीं कहा है। तो ये ओछी राजनीति इसको कहा जा सकता है और आप समझ सकती हैं कि ये ओछी राजनीति क्या हो सकती है, किस तरीके से। इधर जो पवन खेड़ा हैं, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और उनके जो मीडिया विभाग उसके चेयरमैन भी हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री के इस भाषण के बाद, हालांकि उन्होंने प्रधानमंत्री का इसमें जिक्र नहीं किया है, उनके भाषण का भी जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक ट्वीट किया और उससे साफ समझा जा सकता है कि उन्होंने प्रधानमंत्री के इस भाषण पर ही टिप्पणी की है। उन्होंने लिखा अपने ट्वीट में कि सरदार पटेल ने संघियों को लगाम में रखा तो आज तमाम संघी भी इस आजीवन कांग्रेसी के आगे नतमस्तक होने पर मजबूर हो गए। कुछ साल पहले यही संघी सरदार साहब के विरुद्ध पुस्तकें छापते और बांटते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उन्हें प्रणाम, ये पवन खेड़ा ने ट्वीट किया। यानी सीधे सीधे पवन खेड़ा ने अटैक किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और ये बताने की कोशिश की है कि यही भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से जुड़े हुए लोग सरदार पटेल के विरुद्ध विश्वास करते थे और उनके चरित्र हनन करने के लिए किताबें लिखकर छापते थे और बांटते थे। ये पवन खेड़ा का एक तरीके से कहना है जी। और आज उन्हीं के महिमा मंडन कर रहे हैं, उनके लिए कार्यक्रम किया गया है और पहुंचे। लेकिन जो आपने बात बिल्कुल कही कि एक ट्वीट तक उन्होंने नहीं किया पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के लिए, मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति वाली चीजें, क्योंकि वो कांग्रेस से थी और आप भारतीय जनता पार्टी से हैं, यहाँ पर एक राजनीति लाई गई है। जबकि एक तौर पर प्रधानमंत्री के तौर पर आप एक खुद संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और एक पूर्व प्रधानमंत्री के लिए 2 शब्द कहे जा सकते थे और इसी को लेकर अब बीजेपी बुरी तरह से गिर गई है, पीएम मोदी बुरी तरह से गिर गए हैं और लोगों की तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है और इस पर लोग अपनी आलोचना कर रहे हैं पीएम मोदी की इस तरह की जो राजनीति है उसको लेकर। वहीं अब ये कहा जा सकता है कि दिवाली के दिन पर सियासत हो गई है, मतलब दिवाली वाले दिन भी इस तरह की चीजें कही जा रही है। पीएम मोदी ने जो ये बयान दिया जिसमें उन्होंने अरबन नक्सल की बात की, ये बयान अब सुर्खियों में है और अरबन नक्सल की बात को करते हुए उन्होंने जिन लोगों पर निशाना साधा है वो अब ये मतलब ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पर कि दिवाली वाले दिन आप किसी जयंती में किसी कार्यक्रम में गए हैं, पहली चीज, और उसमें भी आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो इससे पीएम मोदी अब घिर गए हैं और ये बताता है कि उनको सिर्फ एक ही तरह की राजनीति करनी है और मतलब दिन क्या है, किस मौके पर है, इससे कोई लेना देना नहीं। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अभी तक वो कांग्रेस के कार्यकाल जो रहे हैं उन पर निशाना साधते थे। अब मुझे लगता है कि उससे लोग बोर हो चुके हैं, शायद वो भी समझ रहे हैं कि अब जनता उन पर ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो भी नतीजे आए हैं उसने जनता ने बता दिया कि अब वो सारी बातें पुरानी हो चुकी हैं। तो अब ये कुछ नया यहाँ पर शुरू कर दिया है और ये सारी चीज यहाँ पर देखने को मिली। वहीं क्योंकि आज जैसे कि हमने कहा है कि दिवाली वाले दिन भी सियासत
जबरदस्त तरीके से चल रही है। तो उसी में देखें कि महाराष्ट्र में उथल पुथल लगातार मची हुई है, एनडीए में भगदड़ मच रही है, एनडीए में किसी तरह से भी शांति नहीं हो पा रही, किसी तरह से भी बीजेपी नहीं संभाल पा रही है, सहयोगी अलग नाराज हैं और सहयोगियों को मनाने में जो जुटी है बीजेपी उसके चक्कर में उसके अपने भी नाराज हो गए हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं देवेंद्र फडणवीस ने भी जैसा लगातार कहा कि सहयोगियों के बिना जीतना मुश्किल है, यानी ये बात तो तय है कि बीजेपी को सहयोगियों की बहुत ज्यादा जरूरत है और अब वही जरूरत जो है बीजेपी की उसके लिए दिक्कत बनती जा रही है, मुसीबत बनती जा रही है, क्योंकि सहयोगियों को साधने के चक्कर में उसने जो अपने नेताओं को साइड किया उससे अब उसके अपने नेता नाराज हो गए, निर्दलीय मैदान में उतर रहे हैं, तमाम तरह की चीजें और बहुत कुछ अपडेट्स हैं। क्या कुछ जानकारियां आपके पास अमलेंदु जी? एक तो जो बागियों से निपटने का मामला है वो बीजेपी के लिए संकट होता जा रहा है और कहा यह भी जा रहा है कि बहुत से बागियों को बीजेपी ने खुद खड़ा करवाया है और जो खुद खड़े हो गए उन पर दबाव डाले जा रहे हैं कि किस तरीके से उनके नॉमिनेशन वापस किए जाएं। इधर जो माहिम सीट है जहां पे राज ठाकरे के बेटे खड़े हुए हैं उसको लेकर देवेंद्र फडणवीस का कहना है, जो उप मुख्यमंत्री उनका अभी थोड़ी देर पहले बयान आया है कि हम माहिम विधानसभा क्षेत्र में राज ठाकरे को समर्थन देने का तरीका तलाश रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जल्दी कोई समाधान निकलेगा। जहां तक उत्तर भारतीय लोगों में राज ठाकरे के विरोध का सवाल है, हमने लोकसभा चुनाव के दौरान ही स्पष्ट कर दिया था कि राज ठाकरे ने हिंदुत्व का रास्ता अपनाया है। तो अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी राज ठाकरे के हिंदुत्व का समर्थन करती है कि एकनाथ शिंदे के हिंदुत्व का समर्थन करती है। क्योंकि एकनाथ शिंदे ने तो उतार दिया है अपना प्रत्याशी, वो वापस नहीं लेंगे, स्पष्ट हो गया है। राज ठाकरे का भी प्रत्याशी है, उनके बेटे हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी कौन से हिंदुत्व का समर्थन करती है और भारतीय जनता पार्टी का कौन सा हिंदुत्व है, ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के सामने आकर खड़े हो गए अंशिता जी। दूसरी खबरें ये आ रही हैं कि महाराष्ट्र में जबरदस्त तरीके से पर्चे खारिज हो रहे हैं। अमरावती जिले में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं और वहाँ 41 नामांकन रद्द किए गए हैं, 41 रद्द किए गए हैं। इसी तरीके से चंद्रपुर जिला जो है वहाँ भी 30 जो है वो नामांकन रद्द किए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से खेल जो है चल रहा है कि नामांकन इतने ज़बरदस्त तरीके से अगर रद्द हो रहे, तो ऐसा नहीं है कि सारे लोगों ने गलती कर दिया होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। अब वो एक कानूनी प्रक्रिया हो जाएगी, चूंकि अब नामांकन रद्द हो चुका है तो वो जिनका रद्द हुए वो अपना देखेंगे रास्ता क्या है। लेकिन ये एक सवाल तो निश्चित तौर पर उठ ही रहे हैं। और अब जो नवाब मलिक का मसला था उसको लेकर भी एक बवाल जो है वो और शुरू हो गया है। जो शिवसेना उद्धव गुट की सांसद हैं, राज्यसभा की सदस्य हैं प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने आज 2 ट्वीट किए और एक ट्वीट किया उन्होंने, एक तो कि नवाब मलिक को अजीत पवार की एनसीपी से एबी फॉर्म मिला, बीजेपी ने उन्हें दाऊद का सहयोगी बताया और कहा कि वे प्रचार नहीं करेंगे लेकिन बदलाव के लिए नहीं करेंगे। यानी कि मतलब इनका नवाब मलिक का प्रचार नहीं करेंगे लेकिन अजीत पवार से ये नहीं कहेंगे कि इनको हटाइए आप। तो एक तरह से वही बैकफुट पर ही है। हाँ, बैकफुट पर है। उनका फिर आगे कहना है कि सदा सरवणकर को शिंदे सेना से एबी फॉर्म मिला। बीजेपी ने कहा कि वे अमित ठाकरे का समर्थन करेंगे। महाझूठी के आधिकारिक उम्मीदवार को वापस नहीं ले पाए, महायुति को महाझूठी कह रही हैं और कह रही हैं कि महाझूठी के आधिकारिक उम्मीदवार को वापस नहीं ले पाए। यानी महायुति के जो उम्मीदवार हैं सदा सरवणकर, जो एकनाथ शिंदे की पार्टी से खड़े हुए हैं अमित ठाकरे के खिलाफ, उनको वो वापस नहीं ले पाई, ये उनका कहना है। फिर एक और बताती हैं कि राजेश मोरे को शिंदे सेना से एबी फॉर्म मिला। बीजेपी ने कहा कि वे एमएनएस विधायक प्रमोद पाटिल का समर्थन करेंगे। महाझूठी के आधिकारिक उम्मीदवार को वापस लेने के लिए फिर से नहीं कहा। यानी यहाँ भी जो है आप किसके हिंदुत्व के साथ जाएंगे, एकनाथ शिंदे के हिंदुत्व के साथ जाएंगे कि राज ठाकरे के हिंदुत्व के साथ जाएंगे, बीजेपी ने ये स्पष्ट नहीं किया, लेकिन कहा कि हम यहाँ एमएनएस का जो हिंदुत्व है यानी राज ठाकरे के हिंदुत्व के साथ जाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि ऐसी इसके अलावा ऐसी कई सीटें हैं जहाँ तीनों पार्टियों ने निर्दलीय उम्मीदवार उतारे हैं। नो युति, सिर्फ झूठी और सत्ता की भूखी। यानी कहा कि कोई युति नहीं, कोई गठबंधन नहीं, ये सिर्फ झूठे हैं और सत्ता के भूखे हैं। फिर उन्होंने इसके ऊपर इसका रिप्लाई करते हुए एक पोस्ट किया और वो एक बड़ा उन्होंने खुलासा किया जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर मुझे लगता है चर्चा जो हो रही होगी महाराष्ट्र में भी अच्छे तरीके से। उन्होंने कहा कि इसके अलावा एक लोकप्रिय पूर्व भाजपा सांसद हैं जिन्हें पीयूष गोयल के लिए जगह बनाने के लिए लोकसभा से बाहर बैठने के लिए कहा गया था, जिन्होंने अब बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है और बोरीवली में भाजपा / महाझूठी के आधिकारिक उम्मीदवार के खिलाफ निर्दलीय के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया है। आगे वो लिखती हैं कि अखबार की रिपोर्ट के अनुसार
कोथरूड में भाजपा के बागी उम्मीदवार को आयकर अधिकारियों द्वारा उसके साले पर छापा मारकर अपना नाम वापस लेने के लिए कहा गया कोई स्वतंत्र एजेंसी है। ये बड़ा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी से जो उम्मीदवार बागी हो गए हैं और बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनका कैसे बागी जो उनको मनाया जाए या उनका नाम वापसी कराई जाए। तो अब एजेंसियों का इस्तेमाल उनके रिश्तेदारों पर छापे डलवाकर और ये कहकर कि इनका नाम वापस कराओ, ये किया जा रहा है। और कल ही एक उन्होंने देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि बागी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी बन गए हैं। अविनाश जी ने बताया ही था कि 80 से ज़्यादा जो हैं वो बागी प्रत्याशी खड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो एक खबर ये है। दूसरी एक खबर जो है वो ये है अंशिता जी कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसने इस बार कम सीट पर अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं। 2019 में जो था उसने 165 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए थे और इस बार जो है वो 15 उसने जो है वो कम खड़े किए हैं, यानी 15 प्रत्याशी उसने कम खड़े किए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार सिर्फ 148 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है और जो शिवसेना एकनाथ शिंदे की वो 80 सीटों पर और अजीत पवार ने 53 सीटों पर अपने उतारे हैं और 5 सीटें जो हैं अन्य महायुति के सहयोगियों को दी गई हैं। अब चर्चा ये चल रही है कि इन्होंने कम सीटों पर तो प्रत्याशी उतारे हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को काफी नुकसान हुआ था और सबसे ज्यादा सीट्स ली। हाँ, और जबरदस्त तरीके से एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ चल रही है। तो अब बीजेपी खुद तो कम सीटों पर लड़ रही है, लेकिन उसने अपने प्रत्याशी जो हैं वो शिफ्ट कर दिए हैं एनसीपी अजीत पवार में और एकनाथ शिंदे में, ताकि बीजेपी के खिलाफ जो है वो एंटी इनकम्बेंसी है वो बीजेपी के खिलाफ दिखाई ना पड़े और वो उसके प्रत्याशी जो हैं वो समझे जाएं एकनाथ शिंदे के। तो ये इस रणनीति पे बीजेपी काम करती हुई दिखाई पड़ रही है। तो ये भी एक बड़ी खबर इस समय आ रही है। यानी देखा जा सकता है कि बीजेपी हर तरह से बैकफुट पर है और महाराष्ट्र में ही अभी चुनाव चल रहे हैं, तो यहाँ महाराष्ट्र की चर्चा हम ज्यादा कर रहे हैं क्योंकि ये बात लगातार देवेंद्र फडणवीस के बयान हो या अमित शाह के बयान हो या पिछले दिनों जो भी बयान आए हैं बीजेपी की तरफ से, हालांकि साइलेंट ज्यादा है, वो लोग कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, लेकिन जो भी बयान आए हैं उससे यही बात साफ है कि बीजेपी की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। और इसको लेकर आपको याद होगा कांग्रेस के प्रभारी ने जब कॉन्फ्रेंस की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो उस दौरान भी उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था कि महायुति खत्म हो चुका है, चुनाव सिर्फ बीजेपी लड़ रही है और शिवसेना और अजीत पवार को तो खत्म करने की कोशिश है। तो मुझे लगता है कि इस तरह का जो बयान उन्होंने किया उसके पीछे की यही एक वजह रही होगी जो आपने अभी बताई कि अपने ही प्रत्याशी को शिवसेना से उतार रहे हैं, बीजेपी अपने ही प्रत्याशियों को अजीत पवार में भेज दिया है। तो एक तरह से चाहे इस सीट से लड़े चाहे उस सीट से लड़े या इस चुनाव चिन्ह से लड़े या उस चुनाव चिन्ह से लड़े, लोग तो अपने ही हैं। तो इस तरह की चीजें करने की कोशिश करी और ये हमेशा से बीजेपी पर ये आरोप लगते आए हैं कि वो जिस भी राज्य में पहुंचती है, अगर सहयोगियों के सहारे से पहुंची है तो वहां सबसे पहले उसका काम होता है सहयोगियों को खत्म करना। और जब भी इस तरह की चीजें किसी भी राज्य से निकल कर आती हैं तो जेपी नड्डा का वो बयान हर बार सामने आ जाता है उठकर, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये सिर्फ बड़ी पार्टियां रहेंगी, क्षेत्रीय दल एक दिन खत्म हो जाएंगे। और हाँ, इसी बीच खबर ही आई है कि क्षेत्रीय दलों को खत्म करने की जो बात थी, अब एक नया क्षेत्रीय दल और पैदा हो गया है। हालांकि बताया जा रहा है कि वो भी बीजेपी का बगल बच्चा है, ये कहा जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं आरसीपी सिंह जो बिहार से आते हैं और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं और फिर नीतीश कुमार से बगावत करके बीजेपी के साथ चले गए थे और मंत्री रहे थे। वो आरसीपी सिंह ने अपनी नई पार्टी बना ली है, विधिवत उसका उन्होंने घोषणा कर दी है पटना में और नाम दिया है आपकी आवाज़। हम चाहेंगे कि अगर यश इस बारे में आकर कुछ बताएं कि क्या सूचना है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उनके पास जानकारी ज़्यादा है कि क्या पार्टी बनाई है और क्या आरसीपी सिंह का है वहाँ। जी यश, क्या जानकारी है आपके पास? बीजेपी से मोहभंग होने के बाद जो है आरसीपी सिंह उन्होंने ये ऐलान किया था कि बहुत जल्द वो नई पार्टी का ऐलान करेंगे और अभी उन्होंने पटना में ये ऐलान किया है और कहा है कि आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में मैं अपनी नई पार्टी का ऐलान कर रहा हूँ, जिसका उन्होंने शॉर्ट फॉर्म बताया कि हमारी पार्टी से जो है बिहार की जनता को बहुत आशा है, इसलिए मैं इसका शॉर्ट फॉर्म बताता हूँ। इसका नाम है आशा। उन्होंने बताया ASA और उसका फुल फॉर्म उन्होंने बताया आप सबकी आवाज़। ऐसा कहकर उन्होंने, ये पहले जदयू में थे, जदयू से फिर ये बीजेपी में गए, वहाँ से मोहभंग हो गया, तो ये अब इन्होंने नई पार्टी का ऐलान किया है। अब देखना होगा कि इनकी पार्टी क्या करती है।
जी बिल्कुल, यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद आपका यश। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद बिहार में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, इसकी खबरें लगातार चल रही हैं। और अब महाराष्ट्र चुनाव के अभी मतदान भी नहीं हुआ है और नतीजे भी नहीं आए हैं, लेकिन उससे पहले ही बिहार में खलबली शुरू हो गई है। जिस तरह से नीतीश कुमार ने एनडीए की बैठक बुलाई, एनडीए की बैठक में जिस तरह से उन्होंने गिरिराज सिंह पर निशाना साधा, संजय जायसवाल पर निशाना साधा, साफ साफ उन्होंने बार बार सिर्फ एक ही बात का जिक्र किया कि हमें इन लोगों की वजह से महागठबंधन में गया था। तो यह भी एक बड़ा सवाल उठा कि आखिर इस बारे में बात बार बार नीतीश कुमार क्यों कर रहे हैं? क्या वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा यही स्थितियां बन रही हैं? यहां पर ये स्थितियां जब बनी, जब आला कमान तक ये मैसेज पहुंचा कि नीतीश कुमार नाराज हैं और एक बार फिर पलटी मार सकते हैं, तो जेपी नड्डा भागे भागे अब छठ पूजा पर बिहार पहुंचने वाले हैं। वो छठ पूजा सिर्फ एक बहाना है, आप जानते हैं कि वो सिर्फ नीतीश कुमार से मुलाकात करनी है। तो ये सारी चीजें यहां चल रही हैं। मतलब दिवाली पर सियासत गरमाई हुई है सभी राज्यों में, चाहे वो चुनावी राज्य हो, चाहे वो चुनावी राज्य ना हो, या फिर आने वाले जो अगली साल है उसमें जहां पर चुनाव है उन पे भी सियासत इसी तरह से गरमाई हुई है। लगातार हर राज्य में कहीं ना कहीं भूचाल आए हुआ है। लेकिन इससे पहले हम जरा यहां बात उस राज्य की भी कर लेते हैं जिसमें चुनाव हो चुका है, वो राज्य है हरियाणा। हरियाणा में जब नतीजे आए तो बवाल मचा। उस दिन जब काउंटिंग धीरे धीरे समय बढ़ रहा था तो ये आरोप लगने लगे कि ईवीएम में एक बार फिर खेला हो गया है, क्योंकि जो लहर थी वो कांग्रेस के पक्ष में लहर थी। सब तरफ ये खबर थी, सारे सर्वे रिपोर्ट से ही दावा कर रहे थे कि जीत तो इस बार कांग्रेस की ही होगी। लेकिन और ये चीज रुझानों में भी देखने को मिली अमलिंदु जी, सुबह के वक्त में करीब 70 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही थी, लेकिन नतीजे जब आए तो एकदम से कह सकते हैं वक्त बदल गया, हालात बदल गया और एकदम से सारी चीजें पलट गई। लेकिन ये चीजें उसी वक्त उठने लगी थी जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो काउंटिंग सेंटर्स हैं उनके बाहर ही प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। ये आरोप लगे थे कि ईवीएम में कुछ ना कुछ छेड़छाड़ हुई है। और आपको याद होगा विनेश फोगाट की सीट पर भी ऐसा ही हो रहा था, लेकिन विनेश फोगाट बहुत ज्यादा एक्टिव दिखाई दी, वो तुरंत काउंटिंग सेंटर पर पहुंची और उसका फल भी उन्हें मिला। जो उन्होंने एक्टिवनेस दिखाई उसका ये हुआ कि वो जीत गई, उन्होंने अपनी सीट बचा ली, नहीं तो शायद उनकी सीट भी नहीं वो बचा पाती। तो इस तरह की चीजें, और चुनाव आयोग पर तमाम आरोप लगे। कांग्रेस ने इस मुद्दे को बहुत तेजी से उठाया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी बाकायदा पवन खेड़ा ने, और यह आरोप लगाया था कि जिन जिन ईवीएम्स में 99% बैटरी थी वहां पर बीजेपी की जीत हुई है, और जिन जिन ईवीएम्स में 60 से 70% बैटरी थी वहां पर ईवीएम की वहां पर कांग्रेस की जीत हुई है। यानी यहां पर कुछ ना कुछ घोटाला किया गया है, कुछ कुछ लोचा किया गया है, इस तरह के आरोप यहां पर लगाए गए थे। लेकिन अब चुनाव आयोग में यह मामला पहुंचा था, लगातार सुर्खियों में रहा यह मामला, और कांग्रेस क्या तमाम विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे को उठाया। संजय राउत का समर्थन भी मिला था, उन्होंने बाकायदा कहा था कि कांग्रेस के साथ हम ईवीएम वाले इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएंगे, और दूसरी चीज, जो भी चीज हरियाणा में बीजेपी ने की है उसे महाराष्ट्र में वो नहीं दोहरा पाएगी। तो यहां पर ईवीएम का एक बड़ा मुद्दा हमेशा से वैसे ही बनता रहा है, लेकिन अब इस पर चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि 99% बैटरी कैसे रह सकती है, यानी एक सफाई देने की कोशिश की गई है। क्या कुछ जानकारी है आपके पास अमलेंदु जी? एक तो जो आरोप लगाए थे कांग्रेस ने, उसका चुनाव आयोग ने कई सौ पन्नों में जो है लिख करके जवाब दिया है, एक तरीके से 1600 है शायद। हाँ, लगभग इतनी ही हो। बहुत कहा जाए कि जिस भाषा में जवाब दिया है, विपक्षी आरोप लगा रहा है कि ये भाषा भाजपा की है, और जो उदित राज हैं पूर्व सांसद हैं, उन्होंने तो साफ साफ पूछा कि भाई ये पत्र जो है क्या बीजेपी के दफ्तर में बैठ के वहाँ से टाइप करके बस आपको भेज। हाँ, तो चुनाव आयोग ने जो कहा है वो कहा है कि जिन 26 निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस उम्मीदवारों ने शिकायत दर्ज कराई थी, उन सभी के आरोप मतलब जो रिटर्निंग अफसर्स हैं उनको किसी भी तरह की गड़बड़ी का सबूत नहीं मिला। चुनाव आयोग ने कहा कि इन आरोप ने ईवीएम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं के दौरान कांग्रेस उम्मीदवारों या उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति भी दर्ज की थी। मतदान से 6 से 8 दिन पहले उनकी कमीशनिंग और ईवीएम की नियंत्रण इकाइयों में नई बैटरी लगाने से लेकर मतदान और मतगणना के बाद ईवीएम को सील करने तक ये सभी लोग शामिल थे। और ये भी कहा चुनाव आयोग ने कि कांग्रेस द्वारा मतलब जो वेबसाइट पर अक्सर पूछे वाले प्रश्न हैं उनको भी अब अपडेट किया गया। इसके पहले ईवीएम में इस्तेमाल की जानी बैटरियों और ईवीएम के डिस्प्ले यूनिट पर बैटरी प्रतिशत का क्या मतलब है, इसकी भी जानकारी दी गई। ये सारा उन्होंने बताया, यानी कि एक तरीके से उन्होंने बता दिया
ईवीएम इन्होंने चुनाव आयोग ने कि बैटरी 99% तक कैसे रह सकती है 10 दिन तक। ऐसी बैटरी जो है ये चुनाव आयोग के पास है और दुनिया में किसी के पास ऐसी बैटरी नहीं है। और सोशल मीडिया पे लोग तमाम जो है वो इस तरह की हमने देखा ये पोस्ट डाली इनके आने के बाद कि भाई हमको भी ऐसी बैटरी चाहिए जो सारा दिन काम करने के बाद शाम को जो 99% चार्ज रह जाए। फोन्स में ऐसी बैटरी तो ऐसी फोन में होनी चाहिए। और चुनाव आयोग जब बताए कि ये बैटरी कहाँ मिलती है तो वो बैटरी लोग अपने मोबाइल में डालें। तो यानी एक तरीके से देखा जाए कि चुनाव आयोग जो है जो आरोप लग रहे हैं विपक्ष की तरफ से वो लग रहे हैं कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के कठपुतली की तरीके से या उसके एजेंट की तरीके से काम कर रहा है। इधर दिल्ली से एक बड़ी खबर ये आ रही है कि जो अरविंद केजरीवाल हैं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, उन्होंने एक बीजेपी नेता को टोपी पहना दी है और पूर्व बीजेपी नेता हो गए हैं। अब यानी ये है कि जो पूर्व बीजेपी नेता हैं ब्रह्म सिंह तंवर वो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं और उनको अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की टोपी पहनाई है। तो ये टोपी पहनाने का मतलब जो है उसको लोग दूसरी तरीके से ना देखें। ये खबर है, खबर बताई जा रही है, उसके विजुअल्स हम लोगों के पास हैं। और ये देखिए ये अरविंद केजरीवाल टोपी पहनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। पहले गले में पट्टा डाल रहे हैं, उसके बाद टोपी पहनाएंगे। आप देखिए हमारे बगल में चल रहा है ये ब्रह्म सिंह तंवर हैं, बीजेपी के पूर्व नेता हैं और इनको अब अरविंद केजरीवाल टोपी पहनाएंगे फोटो खिंचाने के बाद। आप देखिए ये हाथ में टोपी है अरविंद केजरीवाल के और ये टोपी इन्होंने पहना दी ब्रह्म सिंह तंवर को आम आदमी पार्टी की। यानी ये ब्रह्म सिंह तंवर बीजेपी के नेता नहीं रह गए हैं, आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। यानी दिल्ली चुनाव की तैयारियां अब यहाँ पर शुरू हो गई। हाँ, दिल्ली में भी चुनाव की रणभेरी एक तरीके से बच चुकी है और इधर से उधर आना जाना लोगों का सब ये शुरू हो गया है। इसको अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। इस बीच एक खबर, दो खबरें हैं बल्कि अंशिता जी। एक तो जो एनसीपी के नेता हैं शरद पवार, उनका भी एक बयान आया है कि उन्होंने कहा है कि मैं चूंकि जो हमारा गठबंधन है उसमें बातचीत का हिस्सा नहीं हूँ, हमारे दूसरे नेता बातचीत में शामिल हैं। तो लगभग 10-12 सीटें ऐसी हैं जहाँ गठबंधन से 2-2 नामांकन भरे गए हैं। अगले 2-3 दिनों में हम इसका समाधान खोजने के लिए एक साथ बैठेंगे। हम एक घोषणा पत्र और अपनी विचारधारा के साथ लोगों के बीच जाएंगे ताकि हमें लोगों से समर्थन और मदद मिल सके। हम राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे और मेरी मौजूदगी में 6 नवंबर से चुनाव प्रचार शुरू करेंगे। मुझे यकीन है कि महाराष्ट्र के लोग हमें अपार समर्थन देंगे। यानी कल जो बात कांग्रेस की तरफ से कही गई थी, रमेश चन्नीथल्ला की तरफ से, कि नो फ्रेंडली फाइट, नो बागी प्रत्याशी, यही कहना है आज शरद पवार का। उनका कहना यह है कि हम मिलकर इसको कर लेंगे और कोई भी बागी उम्मीदवार या कोई फ्रेंडली फाइट नहीं होगी, हम सब मिलकर इसको मसले को सुलझा लेंगे। यानी 4 नवंबर से पहले महागठबंधन जो है 288 सीटों पर उसका एक कैंडिडेट ही होगा, ये उन्होंने एक तरीके से स्पष्ट कर दिया है। इधर जो संजय राउत हैं उद्धव शिवसेना के हैं, उनकी एक बाइट आई है और उनका कहना है, राज ठाकरे पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा है कि उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है, इसलिए आप उनकी मानसिक स्थिति समझ सकते हैं। इस नेता ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को महाराष्ट्र तक नहीं आने दिया, लेकिन अब उनकी तारीफ करने में लगे हैं, इसलिए उनके मन में डर है। हो सकता है कि यह उनके बेटे के भविष्य को लेकर हो, लेकिन महाराष्ट्र में एमवीए का ही सीएम होगा और राज ठाकरे ये अच्छी तरीके से जानते हैं। ये हम लोग उनको सुन भी सकते हैं कि संजय राउत क्या कह रहे हैं। ये सीधा सीधा हमला उन्होंने राज ठाकरे पर किया है और महायुति यानी एनडीए और खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के ऊपर किया है कि राज ठाकरे व्यक्तिगत तौर पर व्यक्तिगत हमले करते रहे नरेंद्र मोदी और अमित शाह के ऊपर, और आज जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शान में कसीदे काढ़ रहे हैं। तो ये समझा जा सकता है इस तरीके से। तो संजय राउत को हम लोग सुन भी सकते हैं अंशिता जी। जी बिल्कुल, अगर संजय राउत को सुना सकते हैं तो हम सुनना चाहेंगे हमारे दर्शक। देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री होंगे, उन्होंने जो शिवसेना का जो पक्ष है और जो चिन्ह है उसको लेके कहा है कि बात ऐसी है कि देखो उनका बेटा चुनाव में खड़ा है और अगर जिसका बेटा चुनाव में खड़ा होता है उनकी मानसिक स्थिति आप समझ सकते हो। जिस बीजेपी को महाराष्ट्र से हद्दपार करने की भाषा ये नेता कर रहे थे, अमित शाह और मोदी जी को महाराष्ट्र में आने तक नहीं देना, अब वो उनके गुणगान करने लगे हैं, तो उनके मन में डर है अपने बेटे के भविष्य के बारे में। हो सकता है, होना भी चाहिए, हम उसके ऊपर क्या बात करें, लेकिन महाराष्ट्र में किसी भी हालत में महाविकास आघाड़ी का ही मुख्यमंत्री बनेगा, ये मिस्टर राज ठाकरे जी को भी पूरी तरह से मालूम है।
पक्ष और चिन्ह को लेकर उन्होंने बयान दिया है कि जिस तरीके से शिवसेना को लेकर फैसला हुआ है, जो छापा गया है, उसको किस तरीके से देखते हैं। तो यहाँ पर हमने अभी संजय राउत को सुना। संजय राउत लगातार आ रहे हैं और कोई ना कोई बड़ी जानकारी दे रहे हैं। और जैसे कि अभी हम अमलेंदु जी से भी बात कर ही रहे थे कि जो महागठबंधन है, महाविकास अघाड़ी एमबीए, उसके सभी नेताओं के या सभी घटक दलों के जो सुर हैं वो एक ही हैं। इसके उलट एनडीए की अगर बात करें तो तीनों अलग अलग दिशा में भाग रहे हैं। अजीत पवार अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, शिंदे अपनी मनमर्जी कर रहे हैं और बीजेपी इस वक्त लाचार नजर आ रही है, क्योंकि अब उसे नवाब मलिक पर भी बैकफुट ही एक तरह से लेना पड़ा है। पहले वो सना मलिक की भी विरोध कर रही थी उन्हें टिकट देने का, जीशान सिद्दीकी को लेकर भी विरोध किया था बीजेपी ने, और नवाब मलिक का भी विरोध कर रही थी। लेकिन अजीत पवार ने एक नहीं सुनी और उन्होंने इन तीनों को टिकट्स दिए और उसके बाद सना मलिक को उम्मीदवार माना बीजेपी ने। तब कहा कि नवाब मलिक पर अभी कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन अब कह दिया है कि हम उनके उम्मीदवार की वापसी के लिए अजीत पवार से नहीं बोलेंगे। तो यहां पर यह पता चल रहा है कि एनडीए बहुत ही ज्यादा मजबूर है, यानी वो सब समझ रही है, जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने कह भी दिया था कि बिना सहयोगी के कुछ भी नहीं हो सकता, बीजेपी अपने स्तर पर जीत नहीं सकती, और ये मजबूरी अब बार बार बीजेपी की निकल कर आ रही है सामने। एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है, ये चीजें खुलकर आ रही हैं। तो ये महाराष्ट्र चुनाव में यहां पर महाघमासान मचा ही हुआ है। एनडीए बहुत ज्यादा परेशान है, बीजेपी बहुत ज्यादा परेशान है। लेकिन इसी बीच झारखंड से भी एक बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि आप जानते हैं झारखंड में भी चुनाव है, जहां 13 नवंबर को पहले चरण का वोटिंग होगी, उसके बाद 20 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होगी और 23 नवंबर को महाराष्ट्र के साथ ही नतीजे आएंगे। लेकिन इसी बीच झारखंड में भी बहुत सारी उथल पुथल मची हुई है, एनडीए की स्थिति वहां भी खराब है। और इसी बीच अब हमारे साथ हमारे सहयोगी अविनाश जी हैं, उनके पास कुछ जानकारी है, पहले उनसे जानते हैं फिर आगे चर्चा करेंगे। क्या जानकारी आपके पास? हाँ, झारखंड में हेमंत सोरेन का नॉमिनेशन खारिज कैसे हो जाए, इसकी कोशिश में बीजेपी जुटी हुई है। सबसे पहले तो हेमंत सोरेन के जो प्रस्तावक थे उनको बीजेपी अपने पाले में लेके आने की कोशिश में जुटी हुई थी, और लगभग ये कहा गया था कि उनको अपने पाले में चाहे ईडी का प्रेशर हो, चाहे कुछ और मामला हो, और लगभग उनको अपने लाने में कामयाब सी भी होती दिखाई दे रही थी। लेकिन जैसे ही इसकी बात की खबर हेमंत सोरेन को लगी, वो तुरंत उन्होंने डैमेज कंट्रोल किया। लेकिन उसके बाद भी बीजेपी अभी भी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से हेमंत सोरेन का नॉमिनेशन खारिज हो जाए। अब जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं बाराट से, जो हेमंत सोरेन के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, गैमलिन हेम्ब्रम, उनकी तरफ से आपत्ति लगाई गई है कि हेमंत सोरेन ने अपनी जो उम्र है वो ज़्यादा बताई है। अब भाई उम्र जो भी बताई गई होगी, जो वोटिंग लिस्ट में लिखा होगा आपको वही भरनी पड़ेगी। यदि वोटिंग लिस्ट में हेमंत सोरेन की उम्र 65 साल है, तो भले ही हेमंत सोरेन 32 साल के हों चाहे 28 साल के हों, उनको 65 साल ही लिखना पड़ेगा। बाद में वो एफिडेविट लगाएं, कुछ भी करें, वो बाद में हो जाएगा। लेकिन वोटिंग लिस्ट में जो आपने लिखी हुई उम्र है वो आपको वही लिखनी पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है हेमंत सोरेन को उम्र जो भी रही हो, भले ही वो लेकिन उनकी वोटिंग लिस्ट में जो उम्र लिखी गई है, उनको वोटिंग लिस्ट के हिसाब से अपना नाम लिखना है कि वोटिंग लिस्ट में जो नाम लिखा हुआ है, जो उम्र लिखी हुई है वही लिखना पड़ेगा। तो हमें समझ में नहीं आया कि ये आपत्ति लगाई किस बात के लिए गई है। और दूसरा ये है कि बीजेपी की शिकायत पर देवधर के जो एसपी हैं अजीत पीटर, उनका ट्रांसफ़र हो गया है, जबकि इससे पहले हेमंत सोरेन ने 3 आईएएस अधिकारियों की शिकायत की थी कि इनका ट्रांसफ़र किया जाए। ये एक पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, एक पार्टी का मतलब बीजेपी के समर्थन में जा रहे हैं। लेकिन अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया है। बीजेपी ने शिकायत की, वो जो अजीत पीटर हैं वो दलित हैं, और वैसे भी झारखंड क्या आप देखते हैं, बहुत ही कम दलित आईएएस और आईपीएस अधिकारी हैं जो किसी मतलब उनको फील्ड पोस्टिंग मिलती है। आमतौर पर आप जानती हैं उनको कोई ज़्यादा बहुत भारी भरकम काम सौंपे नहीं जाते हैं। और जो दलित एक आईएएस अधिकारी आईपीएस अधिकारी वहाँ पोस्टेड था, उसका आपने ट्रांसफ़र कर दिया और उसको प्रतीक्षा सूची में डाल दिया कि आपको उससे चुनाव संबंधी कोई काम नहीं लेंगे। अब 3 लोग मांगे गए हैं सरकार की तरफ से, प्रशासन से, नाम की भाई उनकी जगह किसको अपॉइंट किया जाए। इस पर भी हेमंत सोरेन ने आपत्ति जताई है कि भाई जो हम शिकायत कर रहे हैं, जो दूसरी पार्टी के फेवर में जो लोग काम कर रहे हैं, उस पर चुनाव आयोग कोई एक्शन नहीं ले रहा है। और दूसरा, एक दलित और आदिवासी अधिकारी जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उन पर आप एक्शन लिए जा रहे हैं। मतलब एक तरीके से चुनाव आयोग पर यह सवाल उठ रहे हैं कि भाई वो निष्पक्ष चुनाव कराइएगा। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि चुनाव आयोग एक पार्टी के पक्ष में जा रहा है। और तीसरी बात यह है कि आज कांग्रेस के लिए काफ़ी राहत वाली खबर है कि कांग्रेस जो फर्स्ट फेज में 43 सीटों पर इलेक्शन होने हैं, उनमें आधा दर्जन से ज़्यादा जो कांग्रेस के बागी उम्मीदवार थे, उन्होंने अपने नॉमिनेशन वापस ले लिए हैं। तो झारखंड में जो शुरुआत में ही जो कांग्रेस की तरफ से पहले से ही कहा जा रहा था कि ना तो कोई फ्रेंडली फाइट होनी है,
महाराष्ट्र में, ना झारखंड में, और ना ही हमारी तरफ से कोई बागी उम्मीदवार रहेंगे। तो वो दिखाई दे रहा है लगभग कांग्रेस के जितने भी बागी थे उन सब ने नॉमिनेशन वापस ले लिए। लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी भी तकरीबन जो फर्स्ट फेज में ही है, आधा मतलब करीब 1.5 दर्जन ही करीब 17-18 अभी भी बागी डटे हुए हैं। तो अब ये देखना होगा कि भाई अब, क्योंकि फर्स्ट फेज का तो नॉमिनेशन वापसी का टाइम निकल गया है, सेकंड फेज में 4 तारीख को वापसी होगी। तो अभी देखना होगा कि मतलब झारखंड में बीजेपी कितना डैमेज कंट्रोल कर पाती है। और महागठबंधन की तरफ से तो लगभग 1-2 सीटें बस खाली ऐसी रहे जहां कुछ प्रॉब्लम है, बाकी लगभग उनके जो बागी कैंडिडेट थे उन्होंने अपने नॉमिनेशन विड्रॉल कर लिए हैं। तो ये एक सूचना थी अभी तक झारखंड से। यानी जो कांग्रेस कह रही है वो उस पर काम भी शुरू हो गया है, और कांग्रेस ने यूं ही नहीं कहा था कि इंतजाम कर लिया गया है। आपको याद होगा हमने कल भी इस पर चर्चा की थी। कांग्रेस प्रभारी हैं महाराष्ट्र में रमेश चेन्नीथल्ला, उन्होंने कहा कि इंतजाम कर लिया गया और 4 नवंबर से पहले जितने भी बागी खड़े हुए उन्हें बिठा दिया जाएगा, मतलब सब कुछ ठीक है एमबीए में। इस तरह का दावा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया और उसका असर झारखंड में दिखना भी शुरू हो गया है। झारखंड में भी उसी तरह से काम कर रही है कांग्रेस, और उसी तरह से महाराष्ट्र में कर रही है। और महाराष्ट्र में भी बागी, जैसे कि शरद पवार का भी बयान आया कि हम भी बागियों को बिठा देंगे। तो ये यहाँ पर सबसे बड़ी चीज जो दिख रही है एमबीए और एनडीए में जो फर्क है, वो सबसे बड़ा फर्क यही है कि वहां एकजुटता दिखाई दे रही है एमबीए की अगर हम बात करें, और यहां एनडीए में बिखराव नजर आ रहा है। यानी बार बार ये बात उठकर सामने आ जाती है कि तोड़फोड़ करके सरकार तो बना ली थी बीजेपी ने महाराष्ट्र में, लेकिन वही तोड़फोड़ आज बीजेपी की सिरदर्दी बनी हुई है। क्या कुछ जानकारी है आपके पास अमलेंदु जी? ये तोड़फोड़ जो बीजेपी की सिरदर्द है, बीजेपी का सिरदर्द बना हुआ है, बीजेपी से समझ नहीं पा रही है कैसे। और जैसा कि मैंने बताया कि प्रियंका चतुर्वेदी ने जो एक ट्वीट किया, तो ये भी है कि जो बागी वास्तव में बागी खड़े हो गए हैं उनको किस तरीके से बैठाया जाए। तो ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स, इन सब का सहारा लिया जा रहा है कि बीजेपी के जो बागी हैं उनको बनाया जाए। बाकी अपने लोगों को बीजेपी ने शिफ्ट कर दिया है एकनाथ शिंदे और अजित पवार की पार्टी में, यानी वो लड़ेंगे उनकी पार्टियों के चुनाव चिन्ह पे और होंगे बीजेपी के प्रत्याशी, ताकि नकेल कस के रखी जा सके। एकनाथ शिंदे और अजित पवार की भी इस पॉलिसी पे आगे बढ़ती हुई बीजेपी दिखाई पड़ रही है। और जो कांग्रेस के अंदर चीज़ें थी वो सॉल्व होना शुरू हो गई हैं। अविनाश जी ने बताया कि झारखंड में लगभग आधा दर्जन जो बागी थे कांग्रेस के, उन्होंने अपने नामांकन वापस ले लिए हैं। ये सामने आ चुकी है चीज़ें। तो बीजेपी के अंदर की चीज़ें नहीं सुलझ पा रही हैं अभी तक, ये साफ तौर पर आ रहा है। और राज ठाकरे को लेकर जिस तरीके से अभी संजय राउत ने सवाल उठाए, प्रियंका चतुर्वेदी ने सवाल उठाए, शरद पवार साफ कह चुके हैं कि भाई हमारा कोई भी बागी नहीं रहेगा, मैं उसमें शामिल नहीं हूँ बातचीत में। जो हमारे लोग हैं पार्टी के नेता वो बातचीत कर रहे हैं। और 6 तारीख को शरद पवार, उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी मिलकर जो है वो महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार का अभियान शुरू करेंगे। और 288 सीटों पर महागठबंधन का संयुक्त उम्मीदवार होगा, हर सीट पर एक उम्मीदवार होगा, ये शरद पवार ने भी कह दिया। और रमेश चेन्नीथल्ला ने कल इस बात की घोषणा कर दी थी कि नो फ्रेंडली फाइट, नो बागी कैंडिडेट। ये इन शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया था रमेश चेन्नीथल्ला ने, यानी उन्होंने साफ कर दिया था कि कोई फ्रेंडली फाइट नहीं होगी। जहां भी होगा महागठबंधन का उम्मीदवार होगा, फिर चाहे किसी को भी अपने पैर वापस खींचने पड़े, फिर चाहे कांग्रेस को खींचने पड़े, चाहे एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे को खींचने पड़े, और चाहे शरद पवार को खींचने पड़े। ये चीजें अब एक तरीके से साफ हो चुकी हैं। यानी मतलब जहां एनडीए में जब कुछ नहीं बच रहा है, जब उन पर किरकिरी हो रही है, जिस तरह से शिंदे अपने उम्मीदवार उतार दे रहे हैं अजीत पवार के उम्मीदवारों के खिलाफ, और अजीत पवार उतार दे रहे हैं शिंदे के उम्मीदवारों के खिलाफ, तो इस तरह से जो चीजें यहाँ बिगड़ी हुई हैं और बीजेपी सिर्फ इन 2 सहयोगियों को साधने में ही लगी हुई है। इस तरह से जो किरकिरी हो रही है इस वक्त बीजेपी की या एनडीए की, उस पर ही तंज कसा था कांग्रेस प्रभारी ने कल, और उसी पर अब एक्शन भी शुरू हो गया है। वहां जहां बीजेपी अपनी किरकिरी को बचाने के लिए बयान आ रहे थे बीजेपी नेताओं के कि ये सब सिर्फ मैत्रीपूर्ण मुकाबला है, इनसे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, सब एक दूसरे के साथ मिलकर चुनाव प्रचार भी करेंगे, एक दूसरे के लिए काम भी करेंगे। लेकिन इसके उलट असलियत ये है कि बीजेपी के नेता नवाब मलिक वगैरह का प्रचार करने के लिए राजी नहीं है, शिवसेना के नेता भी ऐसा नहीं कर रहे हैं, वहीं अजीत पवार के भी कई नेता हैं जो इनके उम्मीदवारों का प्रचार नहीं करना चाह रहे हैं। शिवसेना और बीजेपी में अलग से ठनी हुई है, क्योंकि बीजेपी ने उनसे बिना पूछे उनकी सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए थे। तो एनडीए में यहां बहुत ज्यादा उथल पुथल है, बहुत ज्यादा पेच फंसे हुए हैं। और इसी बीच एमबीए की अगर बात करें तो सब कुछ वहां पर ठीक है, और उम्मीदवारों के अब जल्दी ही नामांकन वापसी भी शुरू हो जाएगी, जैसा कि उन्होंने कहा ही झारखंड में शुरू हो चुकी है। तो ये मानकर चला जा रहा है कि जल्दी ही अब
महाराष्ट्र से भी ऐसी खबरें सामने आने लगेंगी। लेकिन इस वक्त यहाँ पर जब देश में महाघमासान मचा हुआ है, जहां चुनावी राज्यों में बहुत ज्यादा उथल पुथल मची हुई है, दिवाली पर भी सियासत चल रही है, राजनीति हो रही है, लेकिन इसी बीच इजराइल पर जो एयर स्ट्राइक का जो मामला, इजराइल और ईरान के बीच जो दिक्कतें चल रही हैं, उसमें जो एयर स्ट्राइक का मामला आया है, मिडिल ईस्ट एक बार फिर से खतरे में है। क्या कुछ जानकारी है आपके पास, अमलेंदु जी बताएं। एक तो अंशिता जी, आज 390वां दिन है जब इजराइल ने गजा पर हमला किया था। 390 दिन हो चुके उसको, और रोज ही इजराइल जो है वो गजा पे और लेबनान पर हमले कर रहा है। तो आज 390वां दिन है। हालांकि जो लेबनान के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने आशा जताई है कि कुछ ही घंटों में या कुछ ही दिनों में युद्ध विराम हो जाएगा। एक खबर तो ये है। दूसरा, जो ईरान का सरकारी मीडिया है उसका कहना है कि इजराइल हमलों में ईरान का मिसाइल उत्पादन बाधित नहीं हुआ। यानी जो अब तक चलाया जा रहा था अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के जरिए कि ईरान के मिसाइल जो उत्पादन केंद्र है उन पर हमला हुआ है, तो उसने कहा है कि इस पर कोई हमला नहीं हुआ है। तीसरा ये है कि जो गाजा में जो है उसने आईडीएफ जो उनकी है इजराइल की डिफेंस फोर्स है, उसका कहना यह है कि उसने खान यूनिस में मानवीय क्षेत्र में हमास और इस्लामिक जिहाद आतंकियों पर हमला किया, ये उसका कहना है। लेबनान में जो है उसका कहना है कि बालवेक में हिजबुल्लाह का जो ईंधन भंडार है उस पर उसने हमला किया। इधर जो 390 दिन होने के बाद अब हाँफना भी शुरू कर दिया है इजराइल ने, और ज़मीनी लड़ाई में अब उसको मतलब दम तोड़ना शुरू किया है इजराइल ने, क्योंकि ना तो हमास और ना हिजबुल्लाह ये हथियार नहीं डाल रहे हैं और ये लगातार जवाब दे रहे हैं। हालांकि एक तरह से कहा जाए उसने पूरा लेबनान को और गजा को इजराइल ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है और मानवता के साथ इजराइल अपराध कर रहा है। और यहाँ तक कि जो यूएन की अपील है, जो अंतर्राष्ट्रीय युद्ध कानून है उनका पालन करने की, उसका भी पालन नहीं कर रहा है। और तो और उसने यूएन के महासचिव जो है एंटोनियो गुटेरेस, उनके अपने क्षेत्र में घुसने पर पाबंदी भी लगा दी है। और यूएन के जो सहायता कर्मी गजा में या लेबनान में हैं उन पर भी उसने हमले किए हैं। कल रात भी उसने हमले किए हैं जिसमें शायद 31 लोगों के हताहत होने की खबरें हैं। इधर जो एक स्वतंत्र वो है जांच आयोग है, उसने फिलिस्तीन को लेकर के एक रिपोर्ट जारी की है और उसका कहना है कि इजराइल ने योजनाबद्ध तरीके से जो गजा में स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली थी यानी अस्पताल थे उन पर हमले किए हैं। और ये महत्वपूर्ण बात है, और इससे पहले भी इस तरह की खबरें आई हैं कि इजराइल ने बाकायदा टारगेट करके अस्पतालों को और स्कूलों को हमला किया है, यानी उसके निशाने पर अस्पताल और बच्चे हैं। तो ये एक भयंकर युद्ध अपराध है। और नेतन्याहू को जिस तरीके से प्रतिबंध लगाया गया पुतिन पे, मुझे लगता है कि पुतिन की बजाय ये प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए नेतन्याहू पे। और नेतन्याहू के खिलाफ भी इजराइल में आवाज़ें अब उठना शुरू हो गई हैं। 390 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, उसकी अर्थव्यवस्था गड़बड़ा रही है और लोग इजराइल में भी ये सवाल करने की आखिर ये कब तक चलेगा। अब खबर ये आ रही है कि इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है, मतलब नेतन्याहू की तरफ से कहा जा रहा है कि वो अस्थायी युद्ध विराम के बदले कई बंधकों की रिहाई को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आपको यही करना था तो आप पहले भी कर सकते थे। आपने 390 दिन तक मानवता के साथ अपराध क्यों किया? अब तक जो है 3000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। अभी जो एयर स्ट्राइक हुआ उसमें 31 लोगों उसमें 31 लोगों की जान गई है। और यूएन के ही एक जो मानवाधिकार रिपोर्टर हैं उनकी अभी थोड़े दिन पहले खबर आई थी कि पूरे गाजा में सड़कों पर जो हैं वो हाँ मतलब शत विक्षत पड़े हुए हैं और बदबू ज़बरदस्त तरीके से फैल रही है। तो इस तरीके की खबरें भी आ रही हैं। तो यानी मानवता का इस समय दुनिया में कोई सबसे बड़ा युद्ध अपराधी है तो वो नेतन्याहू और इजराइल हैं। ये दुनिया को समझना चाहिए। जी बिल्कुल, यहाँ पर जैसे कि आपने बताया कि वाकई में बहुत ही ज़्यादा सोचने वाला बात है कि 390 दिन तक इस तरह की स्थितियां चल रही हैं और अब देश के अंदर से यानी इजराइल के अंदर से ही सवाल उठने लगा है कि कब तक चलेगा, क्योंकि नुकसान दोनों को हो रहा है। इजराइल की जनता भी इससे त्रस्त है, परेशान है और इस तरह उन्हें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जो सरकार में बैठे हैं लोग वो इस ना अपनी देश की जनता के लिए सोच रहे हैं और दूसरों के लिए तो सोचने का सवाल ही नहीं उठता है। तो इस तरह से अब यहाँ पर स्थितियां बहुत ज्यादा खराब है। देखते हैं कि अभी कहा जा रहा है कि अस्थायी रूप से इसको रोकने की कोशिश होगी, लेकिन कब इस पर काम होता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल देश की अगर बात करें तो दिवाली के दिन भी जबरदस्त सियासत देखने को मिली। महाराष्ट्र में अलग से बवाल मचा हुआ है क्योंकि एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। अब जो है मतदान की तारीख बिल्कुल नजदीक है और उसके 3 दिन बाद ही नतीजे आ जाएंगे, लेकिन अभी तक हालत ये है कि बगावत छिड़ी हुई है। कल भी कई नेताओं ने पार्टी छोड़कर निर्दलीय
चुनावी मैदान में उतरने की घोषणा की और अब भी उसी तरह की खबरें लगातार एनडीए की तरफ से आ रही हैं। एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है। वहीं एमबीए, अब जो कहा जा रहा था कि एमबीए में टूट हो सकती है, उद्धव साथ छोड़ सकते हैं, शरद पवार अलग जा सकते हैं, खबरें ये भी आई थी कि एक साथ ये मिल भी सकते हैं, शिंदे भी इधर जा सकते हैं, इस तरह की तमाम खबरें पिछले दिनों आई। लेकिन अब एमबीए में तो सब कुछ ठीक है, वहां पर लगातार चाहे वो संजय राउत हो, यानी अगर उद्धव की बात करें, शिवसेना उद्धव गुट की बात करें, या शरद पवार अजीत गुट की बात करें, या फिर हम बात करें कांग्रेस की, तो वहां एक ही सुर में सभी नेताओं के बयान है, एक ही बात वहां से कही जा रही है। लेकिन इसके उलट अगर हम एनडीए की बात करें तो वहां पर चाहे अजीत पवार हो या शिंदे हो या फिर बीजेपी हो, इनके सुर एक नहीं है। और सबसे ज्यादा पिसी हुई स्थिति में इस वक्त बीजेपी नजर आ रही है, क्योंकि उसे सहयोगियों की जरूरत है, ये बात वो अच्छे से जानती है, लेकिन सहयोगी उसके साथ नहीं चलना चाह रहे हैं। अब सिर्फ बीजेपी, मुझे ऐसा लग रहा है, सिर्फ खींच रही है अपनी तरफ और सहयोगी उससे भाग रहे हैं। सहयोगी उसे ये बार बार दिखा रहे हैं कि तुम्हें जितनी हमारी जरूरत है उतना ही वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और बीजेपी उस दबाव में यहां पर नजर भी आ रही है। और कुछ जानकारी है आपके पास अमलेंदु जी? जी, बस यही जानकारी है कि अभी बात कर रहे थे देवेंद्र फडणवीस प्रेस के साथ में, तो उन्होंने बहुत सारी बातें कहीं और ये कहा, मतलब आशा जताई है उन्होंने कि वो ठीक करेंगे, और लेकिन अभी तक वो ठीक हुआ नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि अमित ठाकरे के खिलाफ हम प्रयास करेंगे। तो प्रयास कब आखिर करेंगे? एक अब सवाल यही खड़ा हो गया कि आप एकनाथ शिंदे के साथ में हैं कि राज ठाकरे के साथ में हैं। और इधर संजय राउत सवाल उठा रहे हैं कि आप राज ठाकरे के वो व्यक्ति है जिसने नरेंद्र मोदी और अमित शाह को व्यक्तिगत तौर पर कोसा था और व्यक्तिगत टिप्पणियां उनके खिलाफ की थी और उनको घुसने नहीं दिया था महाराष्ट्र में। आज वही राज ठाकरे जो हैं वो इनकी, मतलब जो बीजेपी की नीति है बार बार बदल जाने की, वो नीति आज भारी पड़ रही है। चाहे हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को लेकर गए, पवन खेड़ा ने जिस तरह से उनको घेरा है कि आप पहले ऐसा कहा करते थे, उनके लिए बयानबाजी करते थे, उनका चरित्र हनन करते थे और इस तरह की चीजें करते थे, और आज आप जयंती मना रहे हैं। और इसी तरह यहाँ पर देखा जा रहा है कि राज ठाकरे और बीजेपी के बीच ठनी हुई रहती थी, और आज बीजेपी कहीं ना कहीं बैकफुट पर है, राज ठाकरे को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बीजेपी अपनों के दबाव में भी यहां पर नजर आ रही है। और यह जाहिर माना जा रहा है कि जिस तरह से नवाब मलिक पर बैकफुट पर आ गई, जिस तरह सना मलिक पर बैकफुट पर आ गई बीजेपी, उसी तरह इस मामले में भी कहीं ना कहीं बैकफुट पर रहेगी और उसकी झलक दिखने भी लगी है। तो यहां पर देखा जा सकता है कि दिवाली के दिन भी जबरदस्त सियासत छिड़ी हुई है और फिलहाल बीजेपी हर तरफ से घिरी हुई है। चाहे वो पीएम मोदी का अरवन नक्सल को लेकर जो बयान आया है उसको लेकर आलोचना शुरू हो गई हो, या इस जयंती को लेकर आलोचना शुरू हो गई हो, या फिर बीजेपी के अंदर जो घमासान मचा हुआ है, एनडीए के अंदर जो घमासान मचा हुआ है उसको लेकर हो। चौतरफा तरह से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ रही हैं और कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। तो हमने आज आप तक बहुत सारी जानकारी पहुंचाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमलेंदु जी। हमने अपने दर्शकों को काफी कुछ अपडेट दिया, और इसी तरह की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीवी लाइव। और दीपावली की एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।